नमस्कार मित्रों। प्रौथ एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन है। आज के विकट परिस्थिति में प्रौथ ही एकमात्र सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन इस अर्थनीति से सबसे ज्यादा अगर भयभीत है तो अमीर घराने। इतना ही नहीं, जो प्रौटिस्ट हैं, जिनके पास भी अपार धन संपदा है, वो भी भीतर भीतर प्रौथ से डरते हैं, क्योंकि उनका मन में भी एक बात का संशय है कि अगर कहीं प्रौथ लागू हो जाता है तो उनका जो व्यक्तिगत करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है उसका क्या होगा। वो तो उनके हाथ से छिन जाएगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जो उसका पर्सनल भौतिक संपदा होता है, पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर उसके साथ बहुत लगाव होता है। तो इसलिए जो प्रॉटिस्ट धनाढ़ लोग हैं वो भी भीतर से नहीं चाहते हैं कि प्रौथ धरातल पर व्यवहारिक जगत में उतरे, लागू हो। बाहर से तो समर्थन करते हैं कि प्रौथ एकमात्र विकल्प है। आप चाहते हैं कि प्रौथ का इम्प्लीमेंट हो जाए जितना जल्दी, लेकिन भीतर से नहीं चाहते। अगर भीतर से चाहते तो उनके पास जो अकुत संपत्ति है उसको प्रौथ के जो अर्थनीति है उसको इम्प्लीमेंट करने में जी जान से लग जाते, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं देखा जा रहा है। मित्रों, यह जो अमीरों के मन में संशय है, मैं आज अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर क्लियर करना चाहता हूं कि अमीरों के मन में यह जो संशय है यह निराधार है, गलत है। ये सही बात है कि प्रौथ के आधार पर जब अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था लागू हो जाएगा तो अमीरों और गरीबों के बीच का जो एक खाई है, अंतर है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रौथ को मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मैं अध्ययन किया हूँ, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रॉटिस्टिक व्यवस्था में कुछ भी अनसाइकोलॉजिकली नहीं होगा, कुछ भी अननेचुरल नहीं होगा, क्योंकि यह जो अर्थव्यवस्था है वह अध्यात्म पर आधारित है। इसका जो बेस है स्पिरिचुअलिटी है। इसके जो कंट्रोलर होंगे वे फिजिकली फिट, मेंटली डेवलप्ड एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड होंगे, जिनको कहा जाएगा सद्विप्र। ये बुद्धि से कम, विवेक से ज़्यादा काम लेंगे। तो अगर मान लिया जाए कि आज के तारीख में प्रौथ को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो अमीरों के पास जो अकुत संपत्ति है उनको एक बार में हठात नहीं छीना जाएगा, न लिया जाएगा। सबसे पहला प्रौथ का काम क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रत्येक व्यक्ति को देना। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या है? अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये 5 चीज हैं। तो मान लिया जाए कि आज की तारीख में अगर इम्प्लीमेंट होता है तो अभी के टाइम में जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है
अभी के टाइम में जिस तरह का भोजन सामान्य लोग करते हैं, जिस तरह का वस्त्र सामान्य लोग पहनते हैं, जिस तरह के आवास सामान्य लोगों के पास है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्ड जो है सो समय के अनुसार चेंज होता रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि एक साधारण आदमी के पास भी पक्का का मकान होना चाहिए, एक साधारण आदमी के पास भी स्मार्टफोन की आवश्यकता है, एक साधारण आदमी के पास भी 2 व्हीलर की आवश्यकता है। ये भी मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं सब। आज का साधारण आदमी भी रूखा सूखा नहीं खाता है, उसको भी दाल भात सब्जी चाहिए, उसको भी दूध चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ लोगों का जो मानसिक प्रगति भी उसी हिसाब से हो गया है। तो मानसिक प्रगति के अनुसार उसका भोजन चाहिए। तो अगर अभी की तारीख में प्रौत को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो प्रौत सबसे पहले सबको देगा। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जिनके पास काफ़ी पैसे हैं, धन दौलत है, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो सामान्य लोग हैं उनसे हाई है। इसलिए अचानक से उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उनका जो रहन सहन खान पान है, उसको एकदम से ऊपर से खींच करके जमीन पर नहीं उतारा जाएगा। इसलिए प्रौत में कहा गया है कि इसका इम्प्लीमेंट जो है सो तुरंत, जैसे साम्यवाद को स्टालिन और लेनिन ने बंदूक के नोक पे धरातल पर तुरंत उतार दिया। इसके लिए कितना रक्तपात उन्होंने किया, कितने लोगों को मर्डर किया, जो उनकी बातों को नहीं मान पाए उनको उन्होंने मार दिया, काफ़ी हत्याएं हुई। प्रौत में ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रौत में क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फर्स्ट फेज में ही सबको दिया जाएगा, और मिनिमम रिक्वायरमेंट के बाद जो अमीर हैं उनका रिक्वायरमेंट आम लोग से अलग है। तो उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी उनका धन का 25% प्रौत गवर्नमेंट लेकर के, और जो आम लोग हैं जिनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत फर्क है, डिफरेंस है, अंतर है, उनको ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे। तो अगर 100 रुपये में 25 रुपये ले लिया जाता है तो यह अनसाइकोलॉजिकल नहीं होगा, इतना बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन 100 के तो मालिक किसी के पास 100 रुपये है और 100 के 100 अगर कोई उससे ले लिया जाए तो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको ये करते हैं तो धीरे धीरे उसका मन उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार होता जाता है। एक समय आता है कि 100 के 100 भी वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हुआ साइकोलॉजिकली तरीका हुआ। तो अमीरों से क्या है, अमीरों की जो संपत्ति है उसका 25% फर्स्ट फेज में लिया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा। चाहे जो भी प्रॉपर्टी है उसके पास, पैसे हैं, ज़मीन है, जायदाद है, घर है, मकान जो भी है, सोना है, चांदी है, उसका 25%। और उस 25% जो अमीरों का प्रॉपर्टी है उसको लेकर के जो सामान्य लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है उनको जीवन स्तर को उठाने में लगाया जाएगा। तो उनका लेवल जो है सब कुछ हद तक ऊपर उठेगा। तो अमीरों की अपेक्षा गरीबों का जो अंतर है वो कम होगा। फिर सेकेंड फेज में आया सेकेंड फेज में उनसे फिर 25% लिया जाएगा। तो अमीरों का 50% प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास आ गया, और उस प्रॉपर्टी से जो सामान्य लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, खराब है, उनको उठाने में मदद किया जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि अमीरों का 50% जब गवर्नमेंट ले लिया तो 50% लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो सामान्य लोग हैं उनका भी ऊपर आ गया, और जो अमीर हैं वो भी 50% पर आकर रुक गए। तो
दोनों का लेवल बराबर हो गया। अब अमीरों को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको छीन ली गई। और यह जो नीति निर्धारित करेगा सद्विप्र बोर्ड। सद्विप्र के बारे में हमने पहले ही बताया कि सद्विप्र वे होंगे जो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली डेवलप्ड होंगे, स्पिरिचुअली एलिवेटेड होंगे। तो जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उसके अंतर दैवीय गुण ज़्यादा होंगे। वो सद्भाव स्वभाव का होगा, समताभावी होगा। वह व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम के भावना से ओतप्रोत होगा। उसके लिए वह हर वे पिता माता गौरी स्वदेशे त्रिभुवन, इस तरह के लोग होंगे, इस तरह की विचारधारा के जो होंगे, इस तरह के भाव वाले जो होंगे, वे सद्विप्र मोड में रहेंगे। इसलिए वे किसी को अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे। इसलिए अमीरों को प्रौढ़ से डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज में तो लोग सामान्य हो जाएंगे, दोनों की स्थिति, गरीबों का, अमीरों का। तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ना गरीबों का शोषण अमीरों के द्वारा होगा, ना अमीरों का शोषण गरीबों के द्वारा होगा। आज क्या है कि अमीरी और गरीबी के बीच बहुत ज़्यादा खाई है। इसलिए अमीर हमेशा डरते रहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो भूखे नंगे लोग हैं, उन ना जाने कब न कब विद्रोह कर दें और हमारे पास जो अकूत संपत्ति है उसको छीन लें, लूट लें। और गरीब लोग अपनी गरीबी के कारण अपराध करने के लिए मजबूर होते हैं। वो हमेशा फिराक में रहते हैं कि कब मौका मिले तो अमीरों का प्रॉपर्टी को हम छीन लें, लूट लें, चोरी कर लें, डकैती कर लें या बर्बाद कर लें। तो उग्रवाद और आतंकवाद का भी एक यही रीजन है। देखो, प्रौढ़ में यहां तक कहा गया है कि प्रौढ़ गवर्नमेंट जो है, जो नीच से नीच हरकत करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनका काम को भी हठात नहीं रोकेगा। जैसे मान लीजिए कि वेश्यालय है, वेश्यालय में वेश्यावृत्ति जैसा घिनौना काम करके अर्थोपार्जन करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। प्रौढ़ कहता है कि उसको भी तब तक हम बंद नहीं करेंगे जब तक उसको हम उस तरह का वैकल्पिक रोजगार न दें। क्योंकि अगर उसको हम जबरदस्ती डंडे के बल पे बंद करते हैं तो वह चुपके चुपके, चोरी छिपे उस अपराध को करते रहेगा। और जब उसे बढ़िया, उसे बेहतर विकल्प दे देंगे तो वह उस अपराध को नहीं करेगा। और आदत से लाचार होकर अगर फिर भी करता है तब उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उस पर दबाव डाला जाएगा, तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा साइकोलॉजिकल होगा। उसी तरह से बूचड़ खाने के लोग हैं जो रोज हजारों निर्दोष पशु पक्षियों को काटते हैं और उसका मीट से अर्थोपार्जन करते हैं। यह बहुत बड़ा हिंसात्मक गतिविधि है, अननेचुरल है। उनका भी रोजी रोटी तब तक नहीं बंद किया जाएगा जब तक कि उससे बढ़िया विकल्प उनको नहीं दिया जाएगा। अभी क्या होता है, बीजेपी की सरकार बन गई तो गोहत्या पर अचानक बैन लगा दे, बूचड़ खाने बंद करो, गोहत्या बंद करो, जिसका परिणाम क्या हुआ कि बूचड़ खाने के लोग और गोवंश के जो व्यापार करके जिनकी रोजी रोटी चलती थी, जिनका जीविका चलता था, वे रोड पर आ गए।
उनके पास तो कोई रोजी रोटी का दूसरा विकल्प है नहीं, तो क्या है, यह परिस्थिति के दबाव में डर से कुछ दिन तक तो रुका जरूर, लेकिन बंद नहीं हुआ। चोरी चोरी चुपके चुपके यह चलता रहा जो आज तक चल रहा है। तो जबरदस्ती अनसाइकोलॉजिकली दबाव में डाल करके किसी भी तरह के अपराध को, किसी भी तरह के अवैध धंधा को रोका नहीं जा सकता। अब शराब का जो उत्पादन करते हैं, अब शराब बनाने वाला व्यक्ति शराब बेच करके अपने घर परिवार चलाता है। उसको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उसका शराब पीने से किसको नुकसान होता है, किसको नफा होता है। उसको तो अपने पेट की चिंता है, अपने बाल बच्चे, अपने घर परिवार की चिंता, उसके लिए करता है। अब उसका उस धंधा को बंद कर देते हैं, अब वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देते हैं, तो उस कारण से उसके बाल बच्चे, घर परिवार जो भूखे मरता है, उसका रोजी रोटी छिन जाए, तो उसके जिम्मेदार कौन है? तो बहुत कहता है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, सब बुराइयों का जड़ है अभाव। कुछ परसेंट को छोड़कर कुछ परसेंट ऐसा है जो शौकिया, जो आदतन नशा लग जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे धनाढ़ लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, उसका घर है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी चोरी डकैती करते हैं, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये है साइकिक डिजीज। फ्रॉड कहता है कि ऐसे साइकिक डिजीज से जो ग्रस्त लोग हैं उनको सुधार गृह में भेजा जाएगा, जहां पर कठोरता से उनसे आध्यात्मिक अनुशीलन करवाया जाएगा, बैलेंस रूटीन में रखा जाएगा, ताकि उनका स्वभाव में सुधार हो जाए। और जब तक रखा जाएगा जब तक कि उसका स्वभाव में सुधार नहीं हुआ। तो मेरा कहना यह है, खास करके अमीर बंधुओं, आपके पास अरबपति खरबपति हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉथ गवर्नमेंट जब भी आएगा तो आपका प्रॉपर्टी छीनेगा नहीं, आपके लिए ऐसा माहौल तैयार करेगा जिसमें आप खुद भी चैन से रहेंगे, आप आपके आजू बाजू के जो लोग हैं वो भी चैन से रहेंगे। प्रॉथ है जियो और जीने दो के सिद्धांत पे। अभी जो जिस अर्थव्यवस्था में अमीर भाइयों अब दुनिया भर के धन दौलत बटोर करके बेचैनी में जी रहे हैं, आपको सोने के लिए भी नींद की गोली खानी पड़ती है, भोजन पचाने के लिए भी गोली खानी पड़ती है, जागने की भी गोली खानी पड़ती है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, टेंशन को दूर करने के लिए तरह तरह के महंगे महंगे नशीले पदार्थ का सेवन करना पड़ता है। इन सारे तनावों से मुक्त होना चाहते हैं, जो प्रॉथ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसको अध्ययन कीजिए बढ़िया से, ऐसे डरिए नहीं, इसको धरातल पर उतारने में सहयोग करें। इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर बना हुआ अर्थनीति है। भोजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुत अर्थनीति ऐसी अर्थनीति है जिसको इम्प्लीमेंट हो जाने से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सब लोग सुखी होंगे,
सब लोग निरापद होंगे, कोई रोगग्रस्त नहीं होगा, कोई टेंशन में नहीं रहेगा। तो इसी आह्वान के साथ मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, खासकर पौध को समर्थन देने वाले जो प्रोटिस्ट हैं उन बंधुओं से कि आप बाहर से और भीतर दोनों से दिल खोल करके प्रौध के लिए काम कीजिए। हमको मालूम है कि आप भीतर से डरते हैं कि कल के डेट में अगर प्रौध आएगा तो हमारी संपत्ति छीन जाएगी। इस गलतफहमी को मैं दूर कीजिए और प्रौध के लिए काम कीजिए। जय प्रौध, जय सद्विप समाज। नमस्कार।